अपना उत्तराखंड आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन। और सबसे पहले खबर देहरादून से मिल रही, इसकी बात कर लेते हैं, जहां पर आज सीएम पुष्कर सिंह धामी चेन्नई दौरे पर रहेंगे। सीएम रात 8 बजे चेन्नई पहुंचेंगे, जहां वो कल चेन्नई के ताज कोरोमंडल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर रोड शो भी करेंगे। और देहरादून में दिसंबर में होने वाले इन्वेस्टर समिट के लिए निवेशकों को आमंत्रित करेंगे। और इसके साथ ही सीएम 28 अक्टूबर को मुंबई और 1 नवंबर को गुजरात में रोड शो करेंगे। आज सीएम धामी के साथ मंत्री सतपाल महाराज भी चेन्नई जाएंगे। आपको बताते चले, देहरादून में 8 से 9 दिसंबर को होने वाले समिट के जरिए सरकार ने प्रदेश में 2.5 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा है। तो चेन्नई में निवेशकों से सीएम धामी बातचीत करेंगे, क्योंकि आज चेन्नई के दौरे पर रहेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। हालांकि उनके साथ मंत्री सतपाल महाराज भी मौजूद रहेंगे। और दिसंबर में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर ये तैयारियां की जा रही हैं। बताया जा रहा है कि जब सीएम पुष्कर सिंह धामी विदेश दौरे पर थे, तो वहां पर आपको बताते चले कि कई कंपनियों से एमओयू साइन हुए हैं। देखा जा रहा है कि किस तरीके से उत्तराखंड में विकास की बयार, साथ ही रोजगार और कैसे विकास और आगे बढ़े उत्तराखंड में, इस पर फोकस किया जा रहा है। क्योंकि कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर अक्सर बातचीत की जाती है। लेकिन दिल्ली, आपको बताते चले कि दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं पुष्कर सिंह धामी। तो वहीं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए चेन्नई रवाना होने से पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी ने न्यूज 18 से खास बातचीत की है। और इस बातचीत में सीएम धामी ने कहा है कि तमिलनाडु और उत्तराखंड के एक दूसरे से गहरे सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। भगवान केदारनाथ उत्तराखंड में विराजमान हैं, तो तमिलनाडु में भगवान रामेश्वरम है। सीएम ने कहा कि निवेशकों की दृष्टि से तमिलनाडु में शिक्षा, उद्योग, पर्यटन के क्षेत्र पर फोकस रहेगा। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के मद्देनजर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज चेन्नई का दौरा है। सर, 2 सवाल प्रमुख तौर पर रहेंगे। एक तो चेन्नई विजिट के दौरान किस सेक्टर में आपका फोकस रहने वाला है, और दूसरा, अभी तक जो 50,000 करोड़ से अधिक के जो एमओयू आप लोगों ने साइन कर लिए हैं, इसकी ग्राउंडिंग का क्या रोड मैप है? देखिए, एक तो जो चेन्नई है, तमिलनाडु और उत्तराखंड दोनों का एक दूसरे से बड़ा संबंध है। हमारी एक दूसरे से बड़ी गहरी प्रगाढ़ जो है सांस्कृतिक प्रगाढ़ता है। जहां भगवान केदारनाथ जी यहाँ विराजते हैं, वहीं रामेश्वरम वहाँ विराजते हैं। तो निश्चित रूप से उस क्षेत्र से आज शिक्षा के क्षेत्र में हैं, उद्योग के क्षेत्र में हैं, ऐसे पर्यटन के क्षेत्र में जो काम करने वाले हमारे निवेशक हैं। और पहले भी हमको लोगों के वहाँ से प्रस्ताव लगातार प्राप्त होते रहे हैं, लोग आना चाहते हैं। तो इन क्षेत्रों पर ही हमारा विशेष फोकस रहेगा। और हमें उम्मीद है कि निश्चित रूप से उस क्षेत्र से भी एक बड़ा निवेश हमारे राज्य को आएगा। विपक्ष एक आरोप लगाता है कि 2018 में भी जो समिट यहाँ पर हुआ था, उसमें भी बड़े निवेश के करार हुए थे, लेकिन धरातल पर नहीं उतर पाए। हम क्या कुछ इस बार नया कर रहे हैं? नहीं, देखिए, विपक्ष के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। 2018 के बाद कोरोना महामारी आ गई थी, और जो उस समय के निवेश हैं, हम उस पर भी चर्चा कर रहे हैं, उस पर भी बात कर रहे हैं। उस समय के लोग भी जो आना चाहते हैं, निश्चित रूप से हम उनको भी प्राथमिकता देंगे। और हमारा इस वर्ष पूरा जो निवेश का जो सम्मेलन करने का है, उसमें हम ग्राउंडिंग पर विशेष फोकस कर रहे हैं कि एक बड़ी ग्राउंडिंग हमारी जरूर इस बार हो जाए, और वो निवेशक सम्मेलन से पहले हो जाए। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के मद्देनजर चेन्नई दौरे पर जा रहे हैं। उसके बाद मुंबई का भी दौरा होगा, तो 1 नवंबर को गुजरात दौरे पर भी मुख्यमंत्री गुजरात पहुंचेंगे। कैमरा पर्सन संदीप नेगी के साथ सुनील नौपरवात, न्यूज 18 देहरादून। जिस ओबीसी आरक्षण के विरोध में 1994 में उत्तराखंड आंदोलन की नींव पड़ी, आज 29 साल बाद उसी ओबीसी के मुद्दे पर उत्तराखंड में सियासत गर्म है। ये रिपोर्ट देखिए। देश भर में पिछड़े वर्ग यानी ओबीसी वोटर को लेकर पिछले कुछ समय से लगातार बहस चल रही है। इस मुद्दे पर 2 बड़ी पार्टियां आमने सामने हैं। केंद्र और राज्य में सत्तारूढ़ बीजेपी और विपक्ष में कांग्रेस दोनों ही ओबीसी वोटर्स को लेकर
सियासत कर रही हैं। लेकिन बीजेपी एक कदम आगे निकलते हुए बाकायदा लिस्ट तैयार कर ओबीसी वोटर्स के बीच जा रही है। उत्तराखंड में भी इसी को लेकर तैयारी हो रही है। ये बात अलग है कि उत्तराखंड में ओबीसी आरक्षण के विरोध को लेकर ही उत्तराखंड आंदोलन की नींव पड़ी थी, जिसमें तब बीजेपी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। आज 2 दशक बीतने के बाद बीजेपी ओबीसी वोटर्स को अपने पाले में लेना चाहती है। प्रकार से जो ओबीसी समाज है, तो ओबीसी समाज के लिए तो अभी बड़ी प्रधानमंत्री ने आजादी के अमृत काल में एक बड़ी योजना ली है, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। तो विश्वकर्मा योजना के तहत हमने तय किया है कि हम समाज के उस वर्ग तक जो उनको मिलने वाली सुविधाएं, उस सुविधाओं को उन तक पहुंचा सकें। इधर 1994 में उत्तराखंड आंदोलन से जुड़े बीजेपी नेता मानते हैं कि ओबीसी का मुद्दा ही उस आंदोलन का नींव का पत्थर था। उधर समाजवादी पार्टी, जिसकी 1994 में यूपी में सरकार थी, वो बीजेपी के ओबीसी प्रेम को लेकर चुटकी ले रही है। तो 27% का आरक्षण शिक्षा में भी देने की बात आई थी, कॉलेजेस में एडमिशन कराने की बात आई थी ओबीसी स्टूडेंट्स को। अब हमारी कठिनाई ये थी कि हमारे पास इतने ओबीसी स्टूडेंट्स नहीं थे जितना वो आरक्षण देना चाहते थे, और क्योंकि उतने अगर स्टूडेंट्स नहीं होते तो निश्चित तौर पर उतनी सीटें खाली रह जाती और जनरल की सीटें मारी जाती। इस विषय को लेकर छात्रों का एक बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में जब माननीय मुलायम सिंह यादव जी उस समय मुख्यमंत्री थे, उन्होंने 27% आरक्षण यहाँ शिक्षा संस्थानों में दिया था। उस समय इन्हीं लोगों ने इसका विरोध किया था। दरअसल ओबीसी का मुद्दा 1994 में इतना गर्म हुआ था कि तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जीते जी अपने उत्तराखंड में बनी अपनी खलनायक की छवि से उबर नहीं पाए। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हरिद्वार सीट पर अपने लिए संभावनाएं तलाश रही समाजवादी पार्टी 1994 में ओबीसी हित में लिए गए अपने फैसले की एक बार फिर याद दिला रही है, तो बीजेपी को भी कटघरे में खड़ा कर रही है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। देहरादून से खबर मिल रही है, जहां पर वक्फ बोर्ड को सूचना के अधिकारी के तहत ही लाने का फैसला लिया गया है और अब वक्फ बोर्ड को आरटीआई के तहत संपत्तियों से जुड़ी सूचना देनी होगी। पिरान कलियर से जुड़े एक मामले में सूचना आयुक्त योगेश भट्ट ने आदेश जारी किया है। तो आपको बताते चले कि वक्फ का और मान्य आयोग की बेंच का, जिसमें माननीय आयुक्त योगेश भट्ट जी ने उसका पूरा संज्ञान लिया, उसकी सीरियसनेस को, उस मैटर के नेचर को समझा और उसमें आदेश करते हुए आदेशित कर दिया कि दरगाह पिरान कलियर भी सूचना के अधिकार के अंतर्गत आनी चाहिए। और उसी के आदेश के क्रम में जो हमारे सीईओ वक्फ बोर्ड थे, तत्कालीन सीईओ वक्फ बोर्ड मुख्तार मोहसिन साहब, उन्होंने भी एक आदेश कर दिया और वक्फ बोर्ड के अंतर्गत लगभग 2000 के करीब संपत्ति जो रजिस्टर्ड हैं उनको भी सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत ले लिया। अब उनसे भी आप सूचना ले सकते हैं वक्फ बोर्ड की। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं दीपांकर, क्या है पूरी खबर, जरा विस्तार से बताइए। बिल्कुल जानती, पिरान कलियर में जो दरगाह है, उस दरगाह में कहां से पैसा आता है, कितना पैसा उस दरगाह के पास है, इसको लेकर एक आरटीआई मांगी गई थी, लेकिन दरगाह की तरफ से इसकी जानकारी ये सूचना के अधिकार में नहीं दी गई। क्योंकि दरगाह वक्फ बोर्ड के अंतर्गत आती है, तो जो गवर्निंग बॉडी है वक्फ बोर्ड है, तो वक्फ बोर्ड से सवाल पूछा गया था कि आप वहां की जानकारी क्यों नहीं दे सकते। इसको लेकर पूरा मामला जब सूचना आयोग में पहुंचा तो सूचना आयुक्त योगेश भट्ट ने अब जो एक फाइनल आदेश जारी किया, उसमें उन्होंने कहा है कि वक्फ बोर्ड से जुड़ी हुई जितनी भी संपत्तियां उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत हैं, वहां पर वक्फ बोर्ड को सूचना के अधिकार में उनकी जानकारी देनी होगी। और जिस तरह हमने जो आरटीआई एक्टिविस्ट है उनकी बात सुनी कि 2000 के आसपास ऐसी संपत्तियां पूरे उत्तराखंड में है, या दरगाह हैं या मजार हैं जिनका मैनेजमेंट यहाँ पर वक्फ बोर्ड करता है, मदरसे हैं जिनका मैनेजमेंट वक्फ बोर्ड के अंतर्गत आता है, तो अब वक्फ बोर्ड को इसकी जानकारी देनी होगी। उत्तराखंड पहला राज्य है जहां पर वक्फ बोर्ड को इस तरह की जानकारियां देनी होंगी। इससे पहले वक्फ बोर्ड कहीं पर ऐसी जानकारियां नहीं देता था। अब बात ये आ रही है कि क्या दूसरे राज्य भी इसको फॉलो करेंगे, लेकिन कुल मिला के इसकी बीजेपी के नेताओं ने भी इसे एक अच्छा कदम बताया कि जो भी संपत्तियां या दरगाहों में जो पैसा आ रहा है उसकी कहां से आता है, किस तरह से खर्च किया जाता है, कहां कहां संपत्तियां हैं, यह सब कुछ पब्लिक को पता लग पाएगा सूचना के अधिकार से। चांदनी, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए दीपांकर।
उत्तराखंड के वक्फ बोर्ड को सूचना के अधिकार के दायरे में लाने का फैसला बीजेपी विधायक दिलीप रावत ने स्वागत किया है। दिलीप रावत का कहना है कि वक्फ बोर्ड को सूचना के अधिकार के दायरे में लाने से वक्फ बोर्ड की संपत्ति और खर्च का पता चलेगा। इसके साथ ही इस बात का भी पता लग जाएगा कि वक्फ बोर्ड अपने पैसे का उपयोग कहीं देश विरोधी गतिविधियों में तो नहीं करता। जो जानकारी दी है कि वक्फ बोर्ड भी जो है सूचना के दायरे में आएगा, निश्चित रूप से बहुत सराहनीय है, क्योंकि इससे ये जानकारी मिल जाएगी कि इस पैसे का सदुपयोग कैसे हो रहा है। कहीं ये सरकार कहीं देश विरोधी किसी कार्रवाई में शामिल तो नहीं है इस पैसे में। ऐसे अंदेशा होने के बाद अगर सूचना आयुक्त ने ये उनसे ये मांगा है कि ये सूचना अधिकार देने का उनको बाध्य होना पड़ेगा, निश्चित रूप से बहुत सराहनीय है। लोकसभा चुनाव के ऐलान में अभी भले ही वक्त हो, लेकिन उत्तराखंड कांग्रेस के विधायक समय से पहले ही टिकट के ऐलान की मांग करने लगे हैं। आखिर क्यों उठा है ये कांग्रेस विधायक की ये मांग, देखिए इस रिपोर्ट पर। लगातार 2 कार्यकाल से कांग्रेस केंद्र की सत्ता से दूर है। ऐसे में 2024 में वापसी पार्टी के लिए बड़ी चुनौती है, लेकिन उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों को जीतने के लिए कांग्रेस विधायक पार्टी से जल्द टिकट के ऐलान की मांग कर रहे हैं, ताकि पार्टी और पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में जिताऊ माहौल तैयार किया जा सके। एक सीट के लिए तो कोई निर्णय नहीं हो सकता, वो तो पार्टी का जो हमारा सीईसी का निर्णय है, जो ऊपर हाईकमान लेगा, वो सबको मानना होगा। लेकिन अगर जल्दी टिकट घोषित होता है तो मैं समझता हूँ कि वो ज्यादातर कारगर सिद्ध होगा। हल्द्वानी से कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश तो एक कदम आगे निकलकर कह रहे हैं कि कांग्रेस नेतृत्व इस बात पर गंभीरता से मंथन कर रहा है, ताकि प्रत्याशी को तैयारी का पर्याप्त समय मिल सके। ये कांग्रेस पार्टी में जो मेरे को सूचना है, हाईकमान में बात चल रही है, संजीदगी के साथ चल रही है। हम जो ये चुनाव 5 राज्यों के, इसको निपटने के बाद मुझे पूरा विश्वास है कि केंद्र से इशारा मिल जाएगा और लोग तैयारी में लग जाएंगे। दरअसल 2024 में सत्ता में वापसी के लिए कांग्रेस के लिए एक लोकसभा सीट महत्वपूर्ण है। बीजेपी पिथौरागढ़ में पीएम मोदी की रैली कराकर पहले ही माहौल तैयार करा चुकी है। ऐसे में कांग्रेस विधायकों का सुझाव पार्टी के लिए कारगर साबित हो सकता है। भले ही कांग्रेस के विधायक पार्टी को ये सुझाव दे रहे हों कि समय से पहले ही प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया जाए, लेकिन कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती जिताऊ प्रत्याशियों को ढूंढना है। ऐसे में अगर कांग्रेस इस चुनौती से पार पा लेती है तो ही कांग्रेस का सपना 2024 में सत्ता में आने का पूरा हो पाएगा। शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18, हल्द्वानी। ऊधम सिंह नगर से खबर है, जहां पर काशीपुर के पास देर रात पूर्व सीएम हरीश रावत की कार का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट में हरीश रावत के सीने में चोट आई है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। हरीश रावत की डॉक्टर ने देर रात सिटी स्कैन और दूसरी जांच के बाद पूर्व सीएम हरीश रावत को खतरे से बाहर बताया है। उन्होंने बताया कि उनके सीने, रीढ़ की हड्डी और हाथों में दर्द है। अभी डॉक्टर्स ने उन्हें ठीक बताया है। बताया जा रहा है कि हरीश रावत हल्द्वानी से काशीपुर को आ रहे थे। साढ़े 11-12 बजे के करीब जो है, मुझे लगता है कि थोड़ा सा या तो ड्राइवर को झपकी आ गई, या जो है सामने ट्रक, एक वो छोटा टेम्पो था, उसको नेगोशिएट करने के चक्कर में और सामने के उसको नहीं देख पाया। उस पर लाइट पड़ रही थी, मैंने भी नहीं देखा, मैं तो आगे बैठा हुआ था, तो वो नहीं दिखाई दिया। जैसे ही नज़दीक आया अरे कहते, तब तक गाड़ी भिड़ी गई जो है। तो उसमें हमारे साथियों को ज़्यादा चोट आई, ड्राइवर को भी एक फ्रैक्चर भी हुआ है, लेकिन मेरी भी छाती में, गर्दन में, नीचे उसमें रीढ़ की हड्डी में भी और कमर कुल्हू में भी, इनमें सब में तकलीफ है। तकलीफ अब देखेंगे आगे करके। अभी तो खड़ा हो पा रहा हूँ, तो इतना ही भगवान की कृपा है। पिथौरागढ़ के धारचूला लिपुलेक रोड हादसे के शवों को खाई से निकालने में भारी दिक्कतें हो रही हैं। वहीं शवों को खाई से निकालने के लिए सेना की माउंटेन टीम भी मौके पर पहुंची हुई है और शवों को निकालने की कोशिश हो रही है। कल लखनपुर के पास 500 मीटर गहरी खाई में बोलेरो गाड़ी गिर गई थी, जिसमें 6 लोगों की मौके पर मौत हो गई थी। मृतकों में 5 लोग अन्य राज्यों के हैं, जबकि एक स्थानीय शख्स है। तो कल
खाई में बोलेरो गाड़ी गिरी थी, जिसमें बताया जा रहा है कि 5 लोगों की मौके पर मौत हो गई थी। हालांकि अब बताया जा रहा है कि शवों को निकालने में काफी दिक्कतें भी हो रही हैं। सहयोगी विजय वर्धन उप्रेती हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विजय, जरा बताइए अभी क्या अपडेट है? मैं आपको बताऊं, तकरीबन आधा किलोमीटर गहरी खाई में ये गाड़ी गिरी थी। 6 लोगों की इसमें मौत हुई है, लेकिन उनके शवों को रेस्क्यू करने में खासी दिक्कत यहाँ पर हो रही है। आईटीबीपी, एसएसबी, एसडीआरएफ की टीमें मौजूद है। हालांकि वो टीमें घटनास्थल तक नदी के किनारे पहुंच गई हैं, लेकिन दिक्कत सबसे बड़ी ये हो रही है कि शवों को कैसे 500 मीटर ऊपर रोड में लाया जाए। उसके लिए सेना की माउंटेन टीम अभी पहुंची हुई है और वो योजना बना रही है कि किस तरीके से शवों को रेस्क्यू किया जाए। तो निश्चय अभी भी कुछ समय लगने की इसमें उम्मीद है। हालांकि पूरी प्रशासन, पूरा तंत्र उसमें लगा हुआ है, लेकिन विषम भौगोलिक हालात के कारण काफी दिक्कतें यहाँ पर रेस्क्यू टीम को उठानी पड़ रही है। जी, शुक्रिया इस जानकारी के लिए विजय। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, चलते लौटते हैं।